मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि ये समय जो है वो सरकार से आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, सरकार का साथ देना है, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार जब बार बार रायता फैलाएगी तो भैया हम कब तक सवाल नहीं पूछेंगे। हमने सवाल नहीं पूछा, मीडिया ने सवाल नहीं पूछा, विपक्ष ने सवाल नहीं पूछा, तो मैं आज तक पुलवामा जो अटैक में जो RDF का इस्तेमाल हुआ था वो आखिर कैसे आया था। एक हफ्ते पहले जब इंटेलिजेंस को पता पड़ जाता है कि हमला हो सकता है, उसके बाद भी हमला हो जाता है। ऐसे सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्या ऐसी कोई जांच बैठी, कमेटी बैठी? अगर बैठी तो क्या उसका आउटकम निकला, कोई रिपोर्ट निकल कर क्या ही नहीं पता पड़ा। अब आप देखिए, जो लॉकडाउन की स्थिति जो हमारे देश के अंदर बनी है वो किसकी वजह से बनी है? लॉकडाउन की स्थिति उन 15 लाख लोगों की वजह से बनी है जो भारत के अंदर आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत के अंदर क्यों आए, लेकिन सरकार भी अपने प्रोएक्टिव तरीके से, अपनी दूरदर्शी वाली सोच को देख करके अगर वो चाहती और दुनिया में नजर बनाए रहती तो सरकार हमारी है ही कि अगल बगल चल क्या रहा है। जब कोरोना वायरस को लेकर के तमाम जांचें और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही, कई लोग जाने जा रही थी, बहुत तेजी से फैलने वाला ये वायरस है, तो आखिर भारत ने 18 जनवरी से 23 मार्च तक 15 लाख लोग उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी? अगर सरकार एक्टिवली काम अगर करती, टेस्टिंग इनकी करवाती, इनको आइसोलेट करती, तो आज 137 करोड़ लोग अपने अपने काम पे लगे हुए होते। आज सबकी जिंदगी थाम दी। आपने जो गलत डिसीजन था वो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन लॉकडाउन आपने लगाया, उसका पालन करना है। अपने इस वीडियो मैंने बताया, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैंने बताया है। लेकिन आज जब मैं कमियां गिनाने बैठा हूं तो आपकी प्रत्येक छोटी छोटी कमियां बताऊंगा। पहली कमी तो मैंने आपको बता दी। दूसरी कमी यह है कि आपने सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं जो लोग सिर्फ एक हाई रिस्क वाले देश से आते हैं जहां पर कोरोना वायरस फैल चुका है। लेकिन हमसे चूक ये हो जाती है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों तक पहुंच गया था। हम सिर्फ गिने चुने देशों की टेस्टिंग कर रहे थे। वहां से अगर ट्रैवल हिस्ट्री और वहां से अगर आपकी है तो आपकी टेस्टिंग होगी, आपको रोका जाएगा। और कुछ लोगों से यह भी कहा गया कि आप सेल्फ क्वारंटीन कर लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हुई थी। अगर सरकार शुरू से ही जनवरी से अगर मुस्तैदी से काम करती, प्रोएक्टिव तरीके से काम करती, तो आज हमारी इकोनॉमी चल रही होती, देश हमारा चल रहा होता। दो बात मैंने आपको बताई। तीसरा, जब WHO ने साफ तौर पे हिदायत भारत को दे दी थी कि भारत अपने पास स्टॉक कर ले अच्छा खासा, मास्क का स्टॉक कर ले, ग्लव्स का स्टॉक कर ले, सैनिटाइजर का स्टॉक कर ले, तो लेकिन भारत ने स्टॉक नहीं किया, बल्कि 19 मार्च तक भारत ने ये सारी चीजें, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, गाउन्स, ये सब एक्सपोर्ट किए हैं। आज भारत की स्थिति क्या है? आज डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि हमारे पास PPE किट नहीं है। जब तक हमारे पास PPE किट नहीं होंगी हम इलाज नहीं करने वाले। जाइए, नहीं करते। ये स्थिति बिहार में हो चुकी है और इसकी जिक्र अजीत अंजुम जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे दी थी। और ये हालत सिर्फ बिहार की नहीं है, हालत हर जगह की है। हर जगह से आवाजें उठ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। लेकिन आज सरकार की इस कमी की वजह से भी हमारे डॉक्टर की भी जान को खतरा हो चला है। दो बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, जब सरकार कहती है कि जनता कर्फ्यू लगने वाला है, फिर लॉकडाउन बिल्कुल समय नहीं दिया जाता है, होता क्या है आपको पता है? अभी इस लॉकडाउन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको हो रही है? जो गरीब व्यक्ति है, जो एक रिक्शा पुलर है, जो धोबी है, जो गरीब तबके के एक होता है एक गरीबी रेखा होती है, और एक गरीबी की रेखा में नीचे वाले लोग, रहने वाले लोग भी होते हैं, जो सिर्फ आज काम करेंगे खाएंगे, काम करेंगे खाएंगे, उनकी जिंदगी थम सी गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको हो रही है। अगर मोदी जी जनता कर्फ्यू के वक्त अगर यही कह देते कि जो जहां पर है वो वहीं रुक जाए, तो ये मजदूरों का पलायन शुरू नहीं हुआ होता। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है उसको पता नहीं, वो अनजान है, क्योंकि आप लोग तो टेस्टिंग करा नहीं रहे। अब वो अपने दिल्ली से गया, बिहार पहुंच गया, 10 लोगों से मिला, घर में चला गया, 10 कितने लोगों को उसने इन्फेक्टेड किया होगा रास्ते में, बीच में किसको छुआ होगा, किससे टिकट ली, किसी को पैसा दिया होगा, पैसा कहां सर्कल, एक चेन बनती चली जाती है। अब उसने क्या क्या किया होगा, अपनी बीमारी को किसको, कितनों को देके गया? सिर्फ एक मजदूर की बात नहीं है, तमाम हजारों मजदूर थे। हद तो तब हो जाती है जब आप लॉकडाउन की बात करनी शुरू करते हैं। लॉकडाउन में आपने एक सिंपल तरीके से अगर बता देते कि पैनिक बाइंग की आवश्यकता नहीं है,
सामान की कमी नहीं पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने बात कह दी होती तो पैनिक बाइंग नहीं हुई होती, लेकिन पैनिक बाइंग हो जाती है। अगली बात, अब भारत में जो टेस्टिंग कराई जा रही है वो बेहद ही कम है। एक आंकड़ा दूं तो भारत में सिर्फ 10 लाख में से मात्र 6.8 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है। ये वो लोग हैं जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री में दिखाते हैं ये लोग बाहर से आए हैं, और दूसरा वो जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रहे हैं जिसने कोरोना वायरस के जो मरीज को अटेंड किया है, एक उनका टेस्ट हो रहा है। अगर देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए और भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, भारत के पास आज भी 5 लाख किट है, लेकिन अभी हमने कुल मिलाकर के 30,000 35,000 के आसपास टेस्टिंग की है, और बाकी देशों की तरफ चलें, अगर मैं आपको आंकड़ा दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। फ्रांस में हर हफ्ते 10,000 टेस्टिंग की जा रही है, ब्रिटेन में 16,000 की टेस्टिंग की जा रही है, अमेरिका में तकरीबन 26,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। तभी तो आपने देखा कि एक साथ हजारों का आंकड़ा कैसे पहुंच गया ऊपर। टेस्टिंग बढ़ाई तो हमें पता चला ना कि कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है, कौन सा व्यक्ति नेगेटिव है। साउथ कोरिया में अगर आप देखेंगे तो 80,000 लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है हर हफ्ते, जर्मनी में 42,000 और इटली में हर हफ्ते 52,000 टेस्टिंग कराई जा रही है। और हमारे भारत में 10 लाख पे मात्र 6.8 लोगों को ही टेस्ट किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने फंड दिया 1,70,000 करोड़ के आसपास की, उन्होंने मदद राशि भी दी थी। ये काफी है? काफी नहीं है, एक इंस्टॉलमेंट मानो सरकार की। सरकार ने बोला ठीक है, हम जनता से आह्वान करते हैं कि वो 9 व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले ले पूरे नवरात्रि में कि हम 9 लोगों को खाना खिलाएंगे। वो जिम्मेदारी सरकार ने हमको दे दी, वो निभा रहे हैं। अब सरकार बोलती है कि हमें फंड भी चाहिए। अब सरकार ने एक नया फंड बनाया, पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, एक प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि जो रिलीफ फंड था, एक तो प्रधानमंत्री वाला था ही था, लेकिन उसके समानांतर, उसके पैरेलल में पीएम केयर फंड की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? अब पीएम केयर फंड में अगर चेयरमैन की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी, ट्रस्टी की बात करूं तो अमित शाह जी, राजनाथ जी और निर्मला सीतारमण जी, ये ट्रस्ट में लोग हैं। अभी और जानकारी नहीं आई, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, कोई गजट नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है। बस प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कौन कौन लोग होते हैं? एक सरकारी ऑफिसर तो होते ही होते हैं, एक गृह सचिव होगा और आपके विपक्ष के नेता भी होंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले बताया, जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही था तो इस केयर की आवश्यकता क्या बनानी पड़ी। देखो, मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष वाला जो फंड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, पहले आप समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री राहत कोष है, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उसकी वजह से होने वाले जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए जो अनुदान दिया जाता है, राहत राशि दी जाती है, वो इसी फंड से जाती है। बिहार में अगर आप देखेंगे वहाँ बाढ़ आई थी तो इसी फंड से पैसा वहाँ दिया गया था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जो राहत कोष है, अगर आप पिछले 10 साल का डाटा उठा करके देखेंगे, मात्र 53% ही इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। बाकी का पड़ा हुआ पैसा, कुछ 47% पैसा अभी भी बचा हुआ है। अगर शुरुआत के 5 साल अगर हम देख लें सरकार के, प्रधानमंत्री राहत कोष में से कितना पैसा इस्तेमाल किया, वो संख्या थी मात्र 47%। अब इस फंड में आपको बाढ़ है, भूकंप है, तूफान से प्रताड़ित है तो आपको तत्काल आपको राहत मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, दंगा अगर हो जाता है, दंगा जो पीड़ित हैं उनको राहत देनी है तो इस फंड में से पैसा निकल करके जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े जो मेडिकल आपके उपचार होते हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरी होनी है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, कैंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी आर्थिक अगर मदद देनी होती सरकार को तो इसी फंड से पैसा निकल करके जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है ज़्यादातर जो पैसा इस फंड में निकला है, 53% मैंने बताया कि जो इस्तेमाल सरकार ने 10 साल के अंदर किया है, ज्यादातर पैसा प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ही दिया गया है। पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड, ठीक है। अब ये समझिए, जो ये फंड बनाया है, अब इसमें अगर कोई व्यक्ति दान देगा तो उसको 80G2 के तहत उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। अगर कोई कॉर्पोरेटर इसमें पैसा देता है तो उसका जो एक होता है ना कॉर्पोरेट के लिए CSR एक्टिविटी होती है, ताकि जो कंपनियां हैं अपने प्रॉफिट में से ना CSR में कुछ पैसा डालती ताकि डेवलपमेंट किया जा सके, बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं होती हैं उनको दूर किया जा सके इस फंड के द्वारा। ये मैंडेटरी होती है, सबको करना ही करना पड़ता है।
तो अब सरकार ने बोला कि आपको छूट मिल जाएगी, तो कई आपने देखा ना बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो इसमें दान करना शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी आ गया, अडानी आ गए, सब लोग आ गए। सबसे शुरुआत सबसे पहले की थी इन्होंने हमारे कुमार साहब ने, अक्षय कुमार जी ने, ठीक है। सवाल ये उठ कह रहे हैं कि जब पहले से ही PMNRF है तो PM केयर्स फंड खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा देते हैं तो 100% का डिडक्शन मिलता है, और जब हम इसमें PM केयर्स फंड में पैसा देते हैं जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं और गृह मंत्री जी ट्रस्टी हैं, निर्मला सीतारमण जी इसकी ट्रस्टी हैं, राजनाथ सिंह जी इसके ट्रस्टी हैं, वो सिर्फ हमें 50% का ही छूट क्यों दे रहे हैं? आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार की आखिर मंशा क्या है? इसको लेकर के सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। अब कई लोग तो कह रहे हैं इस फंडिंग की तो आवश्यकता थी नहीं, तो आखिर क्यों बनाया गया? अब इस सवाल का जवाब अब आप लोग मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब आप सबको पता है अर्थव्यवस्था हर जगह की चौपट हो रखी है। सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि काम करना शुरू कर रहा है फुल पोटेंशियल से। वुहान में एक 8वां इसका औद्योगिक शहर था, वहाँ काम होना शुरू हो गया है। अब देश भर में मांग हो रही है, सैनिटाइजर की मांग हो रही है, मास्क की हो रही है, वेंटिलेटर्स की हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की PPE किट होती है उसकी मांग हो रही है। चाइना क्या करेगा? आप PM केयर फंड में पैसे डालेंगे, भारत खुद का कुछ बनाता नहीं। अब भारत क्या करेगा? आपका पैसा चाइना जाएगा, चाइना से भी सामान हमारे यहाँ आएगा, मास्क आएंगे, PPE किट आएगी, डॉक्टर तक पहुंचेगी, फिर सुविधाएं लोगों तक पहुंचेगी। वैक्सीनेशन आने में अभी 1.5 साल लग जाएगा, कुछ रिपोर्ट अभी ये कहती है। तो बहुत सारे लोगों ने ना अपनी मांग दे दी है कि हमें इतना इतना चाहिए। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं कि चाइना के पास नीदरलैंड, स्पेन और एक कंट्री और है जिसकी तरफ से मांग गई थी कि आप हमें PPE किट दे दीजिए, सैनिटाइजर दे दीजिए और मास्क वगैरह दे दीजिए जो हमें अभी आवश्यकता है। जैसे गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, प्रोटेक्टिव मास्क हो गया, ये सब की। अब नीदरलैंड ने चाइना से फेस मास्क मंगाया, ठीक है, जिसपे 6 लाख उसने चाइना को लौटा दिए, जो कि खराब थे, यूजेबल कंडीशन में नहीं थे। अब स्पेन में एक खबर निकल करके आई है कि जो चाइना से जो टेस्टिंग किट है, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट को जो मंगाया गया है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मतलब रिपोर्ट गलत आ रही है। अब टोटल बिजनेस जो स्पेन ने किया था वो 3,518 करोड़ का था, जिसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जिसमें 950 वेंटिलेटर मंगाए, 55 लाख की टेस्टिंग किट मंगाई, 1 करोड़ 10 लाख की ग्लव्स मंगाए और प्रोटेक्टिंग फेस मास्क लगाए। तो मतलब इस तरह मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर ऐसे भी किसी देश में अगर मांग होगी तो ऐसे ही लाखों और करोड़ों में ही होने वाली है, डील इसमें होने वाली है। ध्यान रखिएगा, सारा पैसा चाइना के पास जाने वाला है और ठीक ठाक वो कमाई करेगा, बहुत अच्छी कमाई करेगा। अब उसके बावजूद इतनी बड़ी डील होती है, अब उसमें भी कोरोना वायरस जो किट है, जो टेस्टिंग किट है, अब वो भी गलत रिपोर्ट दे रही है। अब चाइना से बोला गया, कंप्लेंट की गई, तो उनकी जो कंपनी जिसने बनाया उस कंपनी ने बोला कि इक्विपमेंट में कमी नहीं है। अब ऐसा है, उनको सैंपल करने और जो सैंपल कलेक्ट करने का जो तरीका है उनका वो सही नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इस खबर ये दिलचस्प बन जाती है, इसको तो मैं खैर नज़र रखने वाला हूँ और आप ही रखिएगा। चलते चलते एक बहुत ज़रूरी सवाल बन जाता है। देखिए, हमारे देश में जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है, क्या ये आगे बढ़ेगा? सरकार की माने तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात अभी कैबिनेट में नहीं हुई है। जितना लॉकडाउन 21 दिन का है, 21 दिन तक ही रहने वाला है। अब उसके आगे स्थिति क्या होंगी वो आने वाले हफ्ते में पता चलेगा, क्योंकि 7-8 तारीख तक अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हुआ भी है तो उसका जो सिम्टम्स हैं उन लोगों के वो आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना वो सरकार डिसाइड करेगी। अब एक स्टडी की गई है, एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें मैं बताऊं जो राजेश जी ने किया है, एक अधिकारी जी है, उन्होंने कहा है कि भारत में जो लॉकडाउन चल रहा है उसको और आगे की तरफ बढ़ा देना चाहिए। यानी कि अभी 21 दिन का लॉकडाउन है प्लस 28 यानी कि 49 दिनों का लॉकडाउन होना चाहिए भारत के अंदर। उनकी कुछ कैलकुलेशंस थी जिसको आप जाकर के देखिए, समझ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इस रिपोर्ट को आप जाके खुद पढ़िए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़िए जाकर के कि किस मैथमेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं और किस तरह से किया है। यानी कि 21 दिन का लॉकडाउन काफ़ी नहीं है, 28 दिन का और बढ़ा दीजिए, वो कहने का मतलब है। लेकिन एक और खबर, अब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, सबकी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, तो वहीं 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन करने की मना कर दी। पाकिस्तान पहला, पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में और पंजाब में ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इमरान खान मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सेना बोल दे कि नहीं लॉकडाउन लगाइए। जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं। दूसरा देश आ जाता है अमेरिका और तीसरा देश होता है ब्राज़ील।
इन लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा इस लॉकडाउन की वजह से। अब देखिए, इन तीनों देशों को छोड़ करके, कोरोना की वजह से होने वाले आर्थिक संकट को छोड़ करके उन्होंने अपने लोगों की जान का ख्याल किया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंस्टा मोजो पे जाइए, मेंबरशिप ले सकते हैं, पेट्रियन मेंबर बन सकते हैं और यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।